हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सब लोग। मैं समीर भाटिया आज आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एज पता नहीं क्यों मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, लोगों को बिजनेस स्टडीज इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है। दिस इज रियली वेरी इजी चैप्टर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की हेडिंग डालते हैं फटाफट से, बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। देखो वेरी सिंपल है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, अभी हम बिजनेस को थोड़ा सा साइड रखते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो जगह, वो प्रिसिंक्स, वो जहां पर हम अपना जी रहे हैं, हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो जगह, वो एनवायरनमेंट, वो प्लेस जहां पर बिजनेस अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बेटा? ये तो हमने सिर्फ उसका लॉजिक समझ लिया, मतलब समझ लिया। एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्क्रीन पे ध्यान देंगे बेटा। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। एंड ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ एनसीईआरटी के वर्डिंग्स है और आपको पेपर में यही लर्न करके जाना है और लिख के भी यही आना है। सर अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन ना लर्न कर पाऊं तो? बेटा अब आपकी मर्जी है। अगर आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन नहीं लर्न करोगे तो मार्क्स उस अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगे, राइट? तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही पढ़ के जाना है। चलिए पढ़ते हैं जरा फटाफट से। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ all individuals, beta sum total of all individuals or institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise। बेटा जिस सीरीज में मैंने लिखवाई है, कोशिश करना है इसको इसी तरीके से याद करो तो आपको जल्दी याद होगी। ओके, क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। बेटा बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है? बिजनेस एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी यहां पे ये बात कर रहे हैं, कह रहा है मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। बेटा इसका एग्जांपल क्या होगा कि वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाल दी, कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा, just like government says that this particular businesses have to register themselves with the government. This is something a policy. क्या ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी? Yes. If I am saying, let's suppose अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करूं कि अगर गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबको मेरे पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पॉलिसी है मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रही है अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एक और एग्जांपल बेटा, अगर मान लेते हैं मेरी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान के बिल्कुल सामने एक पर्सन ने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली। अब बेटा मेरी दुकान के बिल्कुल सामने एक पर्सन ने अपनी कपड़े की दुकान खोली और बढ़िया से बढ़िया स्टॉक रखा, बढ़िया से बढ़िया कपड़े रखे, अच्छी से अच्छी जीन्स रखी बेस्ट क्वालिटी की, और जितनी चीजें उसने अंदर रखी उससे ज्यादा बाहर डिस्प्ले कर रखी है। क्यों? कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए। बेटा क्या उसका ये एक्ट, उसका ऐसा करना मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? यस सर, बिल्कुल कर रहा है। भाई अब मेरा कस्टमर उठ के वहां जा रहा है, कस्टमर के पास चॉइस बढ़ गई है। बेटा क्या ये चीज मेरे कंट्रोल के बाहर है? सर बिल्कुल मेरे कंट्रोल के बाहर है। क्या मैं जाके उसको ऐसे कह सकता हूं भैया अपनी दुकान बंद करो क्योंकि मेरी दुकान नहीं चल रही? नॉट पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब हम एक बात बोल सकते हैं, यहां पे एक लाइन लिखी है, दैट इज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। वो मेरी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, बट वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। Here are some examples of changes in business environment and that's impact on our business. ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला बेटा इसने, इंक्रीज टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए बेटा। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ाने से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव टू बाय। दिस इज बाय, एक्सपेंसिव टू बाय। अगर मैं कहता हूं बेटा कि गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जैसे बेटा अगर मान लो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, क्या एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कार, क्या कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे? यस। तो उससे क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मारुति वाला आज 5 लाख की गाड़ी बेच रहा है, अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो वो 5.5 लाख की कर देगा। अगर 7 लाख की बेच रहा है, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो हो सकता है 720 कर दे। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। इसका मतलब क्या है, और अदर प्लेयर्स मार्केट में आ गए अपने सामान को बेचने के लिए। रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन। अब क्या होगा बेटा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। रीजन बीइंग मुझे अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बेटा लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है चीजों के प्रति और फैशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं कहता हूं कि पहले जैसे अगर हम कहें कि पहले क्या होता था, जो हम जीन्स पहनते हैं, पहले जीन्स होती थी बिल्कुल लूज जीन्स पहनते थे, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, अब जो हम जीन्स पहनते हैं फिटेड जीन्स पहनते हैं। अगर मैं कहूं कि पहले, मतलब लेट्स सपोज मैं वो कंपनी हूं जो पहले क्या बना रहा था, लूज जीन्स बना रहा था, अचानक से मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, फैशन बदला, लोगों ने फिटेड जीन्स पहननी शुरू कर दी, क्या इससे मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ? यस। क्या वो मेरे कंट्रोल के अंदर है? नो। क्या वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रही है? यस, राइट। तो क्या कहता है, इससे हुआ क्या बेटा, शिफ्ट इन मार्केट डिमांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू अ न्यू प्रोडक्ट। लोगों ने पुराने प्रोडक्ट से अपने आप को शिफ्ट करके नए प्रोडक्ट पे लिया। ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स? बेटा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होता है कि कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं, क्या वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली बात है। अगर मैं मशीन्स यूज कर रहा हूं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूं इन माय बिजनेस, then obviously it will affect my business if there is some changes in the market. Let's suppose अगर मैं कहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मैं बहुत सारे एलईडीज लगा के यूज करता हूं लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए या किसी अदर थिंग्स के लिए, और अचानक से एलसीडी यूज करता हूं और अचानक से मार्केट में चेंजेस आते हैं कि एलईडी आ जाता है, क्या ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा? हाँ, मुझे नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल भी हो सकता है बेटा, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या बनाती है बेटा, एलसीडी टीवी बनाती है। अचानक से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आई और मार्केट में एलईडी फेमस हो गया। मैं एलसीडी बना रहा था, एलईडी नहीं बना रहा था, क्या इससे मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ? बिल्कुल। अब मुझे एलसीडी छोड़ के स्विच करना पड़ेगा किस पे? एलईडी बनाने पे। एलईडी बनाऊंगा तभी तो सामान बिकेगा, राइट। नेक्स्ट आते बेटा, दैट इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा कि गवर्नमेंट में चेंजेस होना। गवर्नमेंट में चेंजेस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट में चेंजेस का मतलब होता है जस्ट लाइक बेटा कि लेट्स सपोज अगर आज मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, राइट। आज अगर मोदी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, लेकिन क्या जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होंगे या नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो मोदी गवर्नमेंट अगेन विन करे? ठीक है, हाँ, आजकल तो चांसेस देख के ऐसा ही लग रहा है कि अगेन विन कर जाएगी, बट नॉर्मली आई एम सेइंग कि अगर आज मोदी गवर्नमेंट है, क्या कल ऐसा हो सकता है कि कोई और गवर्नमेंट रूलिंग में आ जाए, रूल में आ जाए? यस बेटा, इट्स पॉसिबल। तो समटाइम्स क्या होता है बेटा, अगर मान लो कि आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरा एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें मैं फ्लैट्स बना के उसे मार्केट में बेचना चाहता हूं। मैं किसी पर्सन के पास गया एंड दिस इज द 4th ईयर की गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, पिछले 4 साल से सेम गवर्नमेंट है, 5th ईयर में आपको पता है चेंज होती है। मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूं, उसे बोलता हूं कि आप मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए और बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, ऐसा ही बोला जाता है इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर्स के माइंड में एक फियर है, देयर इज द ग्रेटेस्ट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बेटा उसको लगता है कि आज आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
हो सकता है, दैट इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट, बट दैट्स नॉट नेसेसिटी कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी उसे अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। सो बेटा दीज आर द थिंग्स जो मेरे बिजनेस के अंदर मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, बट वो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। मतलब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसे रोक नहीं सकता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, बट स्टिल वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एज मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कि बेटा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम ही चीज होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन मोर थिंग दैट इज नेचर। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आपको आंसर क्या लिखना है? सेम। ठीक है, ओके। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी एक चीज सीखी थी कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि आपको बिजनेस स्टडीज के पेपर में हेडिंग्स एग्जैक्टली सेम लिख के आनी है। हेडिंग्स कौन सी? बेटा दीज आर द हेडिंग्स, ये हेडिंग्स आपको एग्जैक्टली सेम लिख के आनी है। अब सर इतनी सारी हेडिंग्स कैसे याद करें? बेटा फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ना कि जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सब के लिए मैंने कुछ कोड्स बना रखे हैं, जस्ट लाइक स्लैंग, न्यूमोनिक्स। ठीक है, उन न्यूमोनिक्स की हेल्प से यू विल एबल टू लर्न ऑल द हेडिंग्स, यू नो, चुटकियां बजा के बहुत आराम से आप उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक बार कोड लिख लेते हैं बेटा, क्या होता है आप भी अपनी कॉपी में ऊपर ही लिख लीजिए। ठीक है, सर you in DT cinema, sir you in DT cinema, from this S this is specific, from this I this is interrelatedness, from this R this is relativity, sir U is uncertainty, dt is dynamic, and from T is दिस इज रियली हेल्पफुल टेक्निक। आप इसकी हेल्प से सब कुछ लर्न रख सकते हैं, जितने भी स्लैंग्स आप लर्न करेंगे उसकी हेल्प से आपको सारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होते जाएंगे। जस्ट मार्क ऑल दिस फटाफट से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके सर यू इन DT सिनेमा, राइट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा जितनी भी हेडिंग्स हैं ये हेडिंग्स आप लर्न करते जाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज कोड्स, एंड वन बाय वन हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी इसकी एक्सप्लेनेशंस है वो सब साथ में डिस्कस करते जाएंगे। एक और चीज बेटा, we'll try to do something कि हम जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे उसके बाद हम केस स्टडीज भी डिस्कस करें, बिकॉज बेटा आज मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि पेपर के अंदर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, अदरवाइज पेपर के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो केस स्टडी आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्या कहता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसकी लाइन पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट is the sum total of, business environment is the sum total of all the external forces, factors and institutions
which directly or indirectly affect the business firms। बेटा हमेशा मैंने ना आज तक बचपन से एक बात नोट करी है कि जो भी चीज की, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसके फीचर्स उसी में से निकल के आते हैं। सर ये तो नई बात है। नहीं बेटा, ये नई बात नहीं है, दिस इज समथिंग नॉर्मल। ओके, तो क्या कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ, ये जितनी भी मार्केट फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, एंड अदर फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस which directly or indirectly affect the business firm, जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर पहला फीचर बोले कि इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज इट इज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अंदर बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ओके ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बेटा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सर हमें क्या पता। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल फोर्सेस। सर ये स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा बिल्कुल समझते हैं। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी आती है या कोई ऐसा चेंज जो स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ओके सर ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन हमें एग्जाम्पल चाहिए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी या कोई भी नोटिस दिया, कोई भी चेंजेस करे जो स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक होंगे या जनरल होंगे? सर स्पेसिफिक ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी लोग जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है, सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बेटा ये क्या पॉलिसी डिसीजन है, स्पेसिफिक या जनरल? सर ये तो स्पेसिफिक लग रहा है क्योंकि सिर्फ किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन इंडस्ट्री वालों की। वेरी गुड। अगर मैं कहूं वाइस वर्सा केस, अलग केस हो जाए, थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाए, दैट इज गवर्नमेंट कहती है जितने भी लोग अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सर्विसेज हो, उनको मेरे पास आके अपने आप को रजिस्टर कराना है या कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने। बेटा ये स्पेसिफिक हुआ या जनरल हुआ? सर ये तो जनरल ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ऑल सेक्टर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। तो सर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करेगा तो सर हम ये कहेंगे कि सर ये स्पेसिफिक है, और अगर जब ये ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेगा तो सर हम बोलेंगे कि जनरल है। बिल्कुल बेटा, जब भी ये स्पेसिफिकली बात करेगा तो उसे हम स्पेसिफिक फोर्सेस मानते हैं, और जब ये ओवरऑल बात कहेगा तो बेटा उसे हम जनरल मानते हैं। जैसे इसने क्या बोला, एक बार जरा पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स। क्योंकि बेटा जो कस्टमर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, वो मेरे ही होंगे। अगर मुझे इफेक्ट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं या मेरे को इफेक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं, जैसे इसने क्या बोला, अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। और अगर मैं बोलूं बेटा कुछ ऐसी चीजें जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, दैट इज जनरल फोर्सेस such as legal and technological conditions have impact on all business enterprise। अगर बेटा गवर्नमेंट में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो जितने भी बिजनेसेस जो मेरे तरीके का काम कर रहे हैं उन सबका बिजनेस इफेक्ट होगा। यस, thus may affect an individual firm only indirectly। ठीक है, वो इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। राइट, चलिए अब जैसे बेटा गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो टोबैको प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर सड़े हुए लंग्स की फोटो लगानी और लिखना है दैट तंबाकू उत्पाद, आई थिंक कंजम्पशन ऑफ जो बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स है, दैट इज अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो क्या अगर गवर्नमेंट ने ये चेंजेस बोले कि सिगरेट के जो बॉक्सेस होते हैं या टोबैको के जो भी पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर आपको लगा के भेजना है, उसके बिना नहीं बेच पाओगे, तो बेटा ये क्या हुआ, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक जो सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए हुआ। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला, दैट इज
जितने भी खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, जितने भी खाने से, चाहे वो कैसा भी खाना हो, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन साइन होगा फॉर द वेज एंड रेड साइन फॉर द नॉन वेज। लाइक इफ आई एम सेइंग नॉर्मल केक आते हैं, जो ब्रिटानिया का केक आता है, या नमकीन्स आती हैं, बिस्किट्स आते हैं, केक रस आते हैं, डिफरेंट थिंग्स, जितनी भी थिंग्स आती हैं सबके ऊपर वो क्या हो गया बेटा, जनरल, और स्पेसिफिक क्या हो गया, जो टोबैको वाला। ओके चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है सर? बेटा आप ये फोटो देख पा रहे हैं, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, दैट इज सर ये क्या है सर? ये तो हमें कुछ प्रोटीन दिख रहा है। यस बेटा, ये वे प्रोटीन की फोटो है। सर ये वे प्रोटीन क्या होता है? बेटा बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जाके जिम में अपने डोले बनाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं। नहीं भाई खाना मत, अभी आपकी 12th है। चलो सर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर रिलेटेडनेस? बेटा इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है, देखो आज लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है चीजों को लेके। अगर अवेयरनेस बढ़ रही है तो इस अवेयरनेस के बढ़ने की वजह से किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का बिजनेस अप हो रहा है, किसी का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। सर ये कैसे? बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आज से 5 या 10 साल पहले आपने कहीं पे कोई ऐसी दुकान देखी थी जहां पे लिखा था वो ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं, या प्रोटीन और समथिंग, और जो भी आई डोंट नो, जो भी वो बॉडी बनाने के लिए पाउडर्स खाते हैं दूध में मिक्स करके या व्हाटएवर, जैसे भी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आज से 10 साल पहले आपने कहीं पे दुकान देखी थी, तो यू विल से नो, हमने कहीं पे नहीं देखी थी, क्योंकि बेटा लोगों की ना अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को लगता था शायद ये बेकार है, ये हमारे काम नहीं आ सकता। अब बेटा जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे चीजों की डिमांड बढ़ रही है। जैसे बेटा आज से कुछ साल पहले आपको नहीं पता था कि डाइट कोक कोई चीज है, ठीक है, आप डाइट कोक नहीं खरीदते थे, लेकिन आज क्या है बेटा, आज लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है अबाउट डाइट कोक। तो उससे क्या होता है बेटा, उससे हमारे चीजों की डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि बेटा ऑलिव ऑयल, पहले ऑलिव ऑयल की इतनी सेल नहीं होती थी, आज लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। उनको लगता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं फिटेड रहूं, इसके लिए वो फैट फ्री ऑयल खाना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करना चाहते हैं। आज से पहले तो ऑलिव ऑयल नहीं बिकता था, लेकिन आज बिक रहा है, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, और लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। बेटा इसका मतलब लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से उस पर्टिकुलर कंपनी का जो फैट फ्री ऑयल बेच रही है, या जो वे प्रोटीन बेच रही है, या जो डाइट कोक बेच रही है, उनका बिजनेस पॉजिटिवली इफेक्ट हो गया। और क्या बेटा ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट हुआ? बिल्कुल हो सकता है कि जो फैटनिंग चीजें वो बिकनी कम हो गई है, और जो फैट फ्री चीजें वो बिकनी ज्यादा हो गई है। हाँ सर ये बात तो ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। Life expectancy, increased life expectancy of people and increased awareness for health care have increased the demand for many health products and services like diet coke, fat free cooking oil and health resorts. ठीक है, new health products and services have in turn changed people's lifestyle. बेटा नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों की लाइफ को उसने बदल दिया है, क्योंकि आज लोग अवेयर हो गए हैं उस चीज के लिए। अब देख लो फोटो प्रॉपर्ली, ये क्या है बेटा, ये वे प्रोटीन है और एक डाइट कोक है। ओके सर, चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है बेटा डायनामिक नेचर। अगर आपको याद हो, आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा हो, तो वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि बेटा डायनामिक, जहां जहां पे मैनेजमेंट चलेगा, ठीक है, वहां वहां पे आगे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डायनामिक आएगा। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है सर? बेटा डायनामिक का मतलब होता है दैट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं। सर डायनामिक मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं अपनी चेंजेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं। यस बेटा, अब जैसे अगर मान लो ये तो अच्छे से पता होगा आपको कि जब एंड्रॉयड आया था तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं सबने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब अपने मोबाइल फोन्स के अंदर एंड्रॉयड ऑप्ट कर लिया था, लेकिन नोकिया वाज द वन जिसने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विंडो यूज करूंगा। क्या हुआ बेटा? मार्केट से गायब हो गया। बिकॉज बेटा एनवायरमेंट क्या कहता है, डायनामिक का मतलब क्या है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। योरसेल्फ का मतलब यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समय के हिसाब से बदलते रहो। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समय के हिसाब से नहीं बदलोगे तो बेटा मार्केट में पीछे रह जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मारुति सुजुकी,
बेटा अगर आज से 15 साल पहले जाके मारुति की गाड़ियों की हालत देखो, आई मीन टू से मतलब उस टाइम का स्टाइल, उस टाइम का कंफर्ट और आज का स्टाइल, लुक्स और कंफर्ट देखो तो ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि उसने बेटा बदलते समय के हिसाब से अपने आप को बदला। अगर बदलते समय के हिसाब से अपने आप को चेंजेस नहीं करती तो आज भी वो नंबर 1 कंपनी नहीं होती इंडिया में। ओके, क्या कहता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, business environment is dynamic in nature that it keeps on changing, whether in terms of technological improvements, shifts in consumer preference or entry of new competitors in the market। क्योंकि बेटा जब new competitors मार्केट में एंटर करते हैं तो कुछ नई चीजों के साथ आते हैं। अगर वो नई चीजों के साथ आ रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, आप पीछे रह जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स वर रिप्लेस्ड बाय कलर वन। आपको याद है आज से कुछ साल पहले हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, हमें पता भी नहीं होता था कि इस हीरो ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है ना। चलो, लेकिन आज तो जमाना बदल गया। सून दीज वर रिप्लेस्ड बाय एलसीडीज एंड एलईडीज। उसके बाद क्या हुआ, पहले बेटा इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, फिर वो एलसीडी में कन्वर्ट हो गए। नाउ दीज आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एलईडीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहां तक सबको समझ आ रहा है? ओके बेटा, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एक नंबर और ईमेल आईडी, आप उसकी हेल्प से जितने भी आपको डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये मेरी कोशिश रहती है बेटा अपने लेक्चर के अंदर कि जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस तरीके से पढ़ाऊं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि पढ़ते पढ़ते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। दो मैं मानता हूं कि ऐसा कहना बहुत आसान है, बट देयर आर सम थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। फिर भी कुछ रहेगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि एनवायरमेंट बिल्कुल अनसर्टेन है। सर अनसर्टेन पे कोई एग्जांपल दो। बेटा आप रात को सोए, आपको पता है कल सुबह आपका रिजल्ट है, सुबह उठे क्या होगा? नहीं, फेल नहीं हो गए, ठीक है। सुबह उठे, अच्छे नंबर आ गए, ऐसा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। बेटा ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ गए और आज हमें घर पे मार पड़ने वाली है। ओके, चलो बिजनेस के कंटेक्स्ट में समझते हैं क्या कहता है। बेटा बिजनेस के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूं कि हमारा जो एनवायरमेंट है ना वो टोटली अनसर्टेन है। आज आप अपनी शॉप चला रहे हैं, शाम को आप शॉप बढ़ा के घर पे आए हैं और नेक्स्ट डे आप सुबह जैसे ही ऑफिस पहुंचे या शॉप पे पहुंचे, आप क्या देखते हैं, आप ही के सामने एक बड़ी सी अलीशान सी दुकान खुल गई है और वो वही सामान बेच रहे हैं जो आप बेचते हो। क्या होगा? कंपेटिटर आ गया मार्केट में नया। बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कि कल मॉर्निंग क्या हो जाए, ठीक है। यही चीज समझा रहा है बेटा हमें दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। और वो भी तब जब एनवायरनमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हो, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हो। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री, आपको पता है बेटा दो इंडस्ट्री दैट इज आईटी एंड अदर वन इज फैशन इंडस्ट्री। इन दो इंडस्ट्रीज के लिए अपना बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा फैशन में ना बहुत क्विकली चेंजेस आते हैं और आईटी में भी यही चीज है, बहुत क्विकली चेंज आते हैं। आपने देखा होगा जस्ट लाइक कि कभी ऐसा हुआ है आपने आज लैपटॉप खरीदा और जो आपने लैपटॉप खरीदा वो बिल्कुल लेटेस्ट था, i5 या i7 प्रोसेसर। आई थिंक अब जितनी भी जनरेशन आ चुकी हैं, 4th जनरेशन, 6th जनरेशन, जो भी व्हाटएवर, ठीक है, और ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। और आप एक महीने बाद क्या देखते हैं, उसी कंपनी का एक नया लैपटॉप आ गया, ठीक है, और उसमें कुछ अलग ही चेंजेस है। जैसे अभी आजकल कुछ टाइम पहले मैंने देखा था लैपटॉप में चेंजेस आ गए थे कि सामने आपका लैपटॉप पड़ा, आप हाथ ऐसे करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, हाथ ऐसे करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैंने वो खरीद लिया कि भैया मेरे पास तो सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद नया लैपटॉप आ गया, उसमें हो गया कि आंखों से ऐसे हिलाएंगे अपने आईज के रोटेशन से आप वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब क्या होगा? मैं बड़ी खुशी फील कर रहा था कि यार मेरे पास ऐसा लैपटॉप है जो किसी के पास भी नहीं है, 1 महीने बाद चेंजेस आ गए, ठीक है। तो बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। ऐसे ही फैशन में बेटा कि आज आपने एक नई शर्ट खरीदी, आपको लगता है कि और सबसे लेटेस्ट शर्ट पहनी है, 1 हफ्ते बाद नई शर्ट का डिजाइन आ गया,
ठीक है, ऐसा हो जाता है जनरली। ओके, सो बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है हमें, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली अनसर्टेन, वी नेवर नो कल हमारे बिजनेस में क्या हो जाए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? क्या कहता है बेटा, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस और फोर्सेस व्हिच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी इंटर रिलेटेड और डायनामिक कंडीशंस या फोर्सेज हैं जो अराइज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। इट बिकम डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट। बेटा ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि किस पर्टिकुलर फोर्स ने मेरे बिजनेस को कितना इफेक्ट किया, क्योंकि बेटा दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर चीज ने मेरे बिजनेस को कितना इफेक्ट किया। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा, इन अदर वर्ड्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। ठीक है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग है। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन सी चीज मुझे कितना इफेक्ट कर रही है, कौन सा फैक्टर मुझे कितना इफेक्ट कर रहा है, इस चीज पे पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ओके, क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा ये कैसे मैं बता सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट में जो डिमांड में चेंजेस आया है उसका कितना इफेक्ट टेक्नोलॉजिकल है, कितना इफेक्ट सोशल है, या कितना इफेक्ट इकोनॉमिक है। सर ये इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल ये क्या है? बेटा ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। अभी इसके बाद मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कि इकोनॉमी में चेंजेस होने से मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल में चेंजेस होने से मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा, टेक्नोलॉजिकल में चेंज होने से मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा। ओके सर, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा दैट इज रिलेटिविटी। सर ये रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? बेटा रिलेटिविटी का मतलब पता है क्या है? रिलेटिविटी का मतलब है दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता है। सर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर ये बात समझ नहीं आई। बेटा बताता हूं, आपने कभी सुना हो, मुझे नहीं पता बेटा, दिल्ली में एक ना जगह है कमला नगर, वहां पे ना एक शॉप है, वहां पे एक बहुत फेमस शॉप है जिसका नाम है चाचा भटूरे वाला। आपको पता है बेटा वो पर्सन, एज आपने तो सुना ही होगा कि जनरली जो छोले भटूरे की शॉप होती है ना संडे को बहुत चलती है, क्योंकि क्या होता है संडे को पापा घर होते हैं, हम कहते हैं चलो यार पापा आज तो छोले भटूरे खिला दो। और आपको पता है बेटा वो पर्टिकुलर शॉप संडे को बंद होती है। सर ये क्या बात हुई, उसको कोई काम होता होगा? नहीं बेटा, दिस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों बंद होती है? क्योंकि उसका जो मेजर क्राउड है वो कहां से आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उसके छोले भटूरे खाते हैं। ठीक है, और संडे को कॉलेजेस बंद होते हैं इसलिए वो अपनी शॉप बंद रखता है। सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा आपने कभी ऐसे देखा कि जितने भी साउथ के लोग होते हैं, साउथ इंडियन पीपल, दे जनरली वेयर लुंगी। लुंगी समझते हो बेटा? धोती। हाँ सर, हमने ऐसा देखा है। बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं दिल्ली में, लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं आप रोहिणी में जाके एक शॉप खोल लेते हैं लुंगी की, ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड आप एक और शॉप खोलते हैं दैट इज इन केरला। बेटा मेरा आपसे सवाल, केरला में आपकी लुंगी ज्यादा बिकेगी या केरला में आपकी सॉरी रोहिणी में आपकी लुंगी ज्यादा बिकेगी? सर मुझे लगता है केरला में बिकेगी। क्यों? अरे भाई वहां के लोग लुंगी पहनते हैं तो लुंगी खरीदेंगे ना पहनने के लिए। हाँ सर ये बात तो सही है। ठीक है बेटा, दिस इज बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि देयर इज रिलेटिविटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इस चीज को कंसिडर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि रिलेटिविटी है, तो शायद उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। सर एक और एग्जांपल। हाँ बेटा, अगर मैं कहता हूं कि आप पेरिस में जाके एक दुकान खोलते हैं और वहां पे साड़ी बेचते हैं, और चांदनी चौक में जाके एक दुकान खोलते हैं वहां पे साड़ी बेचते हैं, बेटा कहां पे ज्यादा बिकेगी? सर चांदनी चौक में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंडियन पीपल वियर, आई मीन इंडियन वुमेन वियर साड़ीज, ठीक है, और अगर हम वेस्टर्न में जाके देखें तो आई थिंक वहां के लोग ज्यादा साड़ी वियर नहीं करते। चलो बहुत हो गए एग्जांपल्स, अब वापस आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट्स डिफर फ्रॉम country to country and even region to region. For example, political condition in the USA differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for saris may be fairly high in India, whereas
इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट इन फ्रांस। अगर मैं फ्रांस में जाके बेचता हूं तो बेटा शायद मेरे को उतनी डिमांड नहीं आएगी मेरी प्रोडक्ट की जितनी डिमांड मेरे प्रोडक्ट की इंडिया में आएगी। सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा एक काम करो, 2 मिनट में फटाफट से जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं एक बार जस्ट रीड इट वंस, फिर हम नए टॉपिक पे आते हैं। आई एम गिविंग यू जस्ट अ मिनट, फटाफट से। हाँ जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलो वापस आ जाओ अब। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। अच्छा ये जो सब मैं आपको लिखवाता हूं, ये कोड्स और स्लैंग्स, आप इसको कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं क्या? नहीं? अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, है ना? अगर ऐसा करेंगे ना तो बेटा कंफर्म है आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। लिखना है बेटा इसको कॉपी में, ज्यादा खुश मत हो। चलो हेडिंग डालो फटाफट से, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई थिंक मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, फिर भी आज दोबारा से बता देता हूं कि बेटा नीड, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस एक ही चीज होती है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यू कैन राइट इट इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस, नीड और सिग्निफिकेंस एक ही बात होती है। फटाफट से इसका कोड लिख लीजिए बेटा, दैट इज टॉप ICU। इसका कोड है टॉप ICU। अच्छा चलो मैं आपको ना एक काम करता हूं, मैं पूरा लिख ही देता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ना हो। ताकि टॉप ICU मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा, टॉप ICU। टी से क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, प्लीज मैनेज। आइडेंटिफाई ये जिस लाइन को मैं, जिस पॉइंट को मैं, जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब उसी से कोड बनाऊं। अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा, देख के इसको आप भी लिखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे शायद लिख नहीं रहे हैं, तो कम से कम अब लिख लेंगे। बाकी आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ओके इतना लिखिए फटाफट। फिर मैं नीचे करके ICU का भी लिखता हूं जल्दी से। सबसे पहले टी से क्या है? आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अपॉर्चुनिटी से क्या है? सॉरी ओ से क्या है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पी से क्या है? असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं मानता हूं। ओके नेक्स्ट क्या रह गया था हमारा? ICU। आई से क्या है बेटा? इंप्रूव परफॉर्मेंस
नेक्स्ट सी से क्या है बेटा, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस एंड यू से क्या है बेटा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। जस्ट नोट इट डाउन फटाफट। आप लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ सर समझ तो आ ही रहा है, अब हम क्या बताएं, कुछ मत बताओ। चलिए, अगर अभी तक भी कोई नहीं लिख पाया है तो बेटा उससे गुजारिश कि आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मेरा मतलब सार्केज्म था बेटा, बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो आपको ध्यान रखना है अपनी स्पीड पे, क्योंकि अगर पेपर में आपकी स्पीड नहीं रहेगी बेटा तो पेपर छूट जाएगा बिजनेस स्टडीज का। ओके चलो समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। क्या कहता है बेटा, इन द प्रेजेंट डे कंपेटिटिव मार्केट इट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू रिमेन अलर्ट एंड अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। बेटा क्या कह रहा है, आज के प्रेजेंट डे में, आज के दिन में मार्केट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गई है। सर कंपेटिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कंपेटिटिव का मतलब कि आज बहुत सारी कंपनीज है जो सेम काम कर रही है। लेट्स सपोज आज आपने एक कपड़े की दुकान खोली, सामने एक और खुल गई, उसके सामने एक और खुल गई, उसके सामने एक और खुल गई। आज आपने ट्यूशन सेंटर खोला, उसके सामने एक और खुल गया, उसके सामने एक और खुल गया, है ना। तो मार्केट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। कंपेटिटिव होने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, कंपेटिटर्स बहुत सारे मार्केट में। तो क्या कह रहे हैं, इट इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए दैट टू रिमेन अलर्ट एंड अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, कि आपको हर मोमेंट पे, कदम कदम पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं। आपने देखा है बेटा, दो कंपनीज में ना बहुत हमेशा लड़ाई चलती है, जैसे कि कंपनी है सबसे पहली मारुति और दूसरी कंपनी है Hyundai। बेटा इनके अंदर ना बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है कि अगर वो कुछ चेंजेस करेगा अपनी गाड़ी में तो वो भी कर देगा, ठीक है। हो सकता है मारुति करे तो Hyundai भी कर दे, Hyundai करे तो मारुति भी कर दे। ऐसी बेटा कंपनी है सैमसंग और एप्पल, उनमें बहुत ज्यादा टकरार चलती है। वो आईफोन 7 लेके आता है, वो गैलेक्सी 7 लेके आ जाता है, ठीक है। S6 Edge 7 फिर 8, वो 8 लेके अभी आया नहीं आईफोन, वो भी 8 लेके आ जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस कैन बी अप्रिशिएटेड इफ वी कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स इनको कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमें हेल्प करेगा। ओके सर, इसका पहला पॉइंट कहता है इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर इसका मतलब क्या हुआ, इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा इसका मतलब ये हुआ, ये कहता है अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। देखो बेटा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को समझा, किसी चीज को समझा कि इस तरीके से भी बिजनेस हो सकता है। जैसे कि बेटा OLX वाज द कंपनी जिसने इस चीज को सबसे पहले समझा। बाद में भले ही क्विकर आ गई, लेकिन सबसे पहले किसने समझा इस चीज को, OLX। वो कैसे बेटा, देखो उसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने कहा कि भैया एक पर्सन आ जाए जो अपनी गाड़ी बेचे, दूसरा पर्सन आ जाए जो अपनी गाड़ी बेचे, गाड़ी खरीदे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बेचेंगे, इससे उसका कुछ फायदा हो जाएगा। सर उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि वो तो कमीशन चार्ज नहीं करता। बेटा कमीशन चार्ज नहीं करता, लेकिन ट्रैफिक तो आ रहा है उसकी वेबसाइट पे, पहली चीज। दूसरा एक और चीज है, दैट इज ट्रैफिक के साथ साथ एक और चीज आ रही है कि बेटा समटाइम्स वो कुछ प्रीमियम एड्स बेचता है। प्रीमियम एड्स बेचने की वजह से ये है कि उसको कुछ अमाउंट मिल जाता है। तो बेटा वो एक पहला ऐसा बंदा था जिसने इस चीज को समझा और उस चीज पे काम किया। सर कोई और एग्जांपल दो। हाँ बेटा, अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी की, आपको पता है मारुति सुजुकी वाज द पर्सन जिसने इस पॉइंट को अच्छे से समझा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली। सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली, हाँ बेटा, जब इंडिया के अंदर कार्स इतनी ज्यादा नहीं थी, आज से कुछ साल पहले, जब इंडिया के अंदर क्या था बेटा, इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल जो थे, मोस्टली फैमिलीज थी, वो मिडिल क्लास फैमिलीज थी। और पेट्रोल के प्राइसेस तो भैया आपको पता ही है, आज भी बढ़े हुए हैं, तब भी बढ़े हुए थे, ठीक है। तो उसने कहा कि यार कुछ ऐसा करते हैं। एक्चुअली क्या था तब बेटा, बहुत सारी कंपनीज जो आज
इंडिया में काम कर रही हैं वो इंडिया में नहीं थी, बिफोर 1991 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके पहले। तो क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया में काम नहीं कर रही थी, मारुति वाज अलोन कंपनी, और या ज्यादा से ज्यादा एक आधी कंपनी और इंडिया में थी। तो उसने समझा कि यार बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो इंडिया में रहती हैं और साथ ही साथ पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा प्रोडक्ट बिकने शुरू हो जाए। उसने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और छोटी कार बना दी। सर छोटी कार का मतलब बेटा हैचबैक कार्स, छोटी कार्स बना दी जिसमें एवरेज भी ज्यादा हो, मतलब पेट्रोल कम कंज्यूम हो और प्राइसेस भी कम हो। तो बेटा इससे क्या हुआ, ही वॉज द पर्सन जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और गाड़ी मार्केट में निकाल दी। बेटा एम्पल रिस्पॉन्स आने लग गया, गाड़ियां बिकती जा रही हैं बिकती जा रही हैं, बहुत पैसा आ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ कंपनीज ने इंडियन मार्केट में एंट्री करी, तो उन्होंने भी अपनी छोटी कार्स बेचनी शुरू करी, ठीक है, बट मारुति वाज द फर्स्ट वन जिसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया। तो सर बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यह है कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को अगर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, हमने सबसे पहले सोचा, अपॉर्चुनिटी सोची कि यार ऐसे भी बिजनेस हो सकता है, तो क्या उसी को हम बोलेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना? यस बेटा। तो क्या कहता है, अपॉर्चुनिटीज refer to the positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Opportunities का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स जो मेरे चेंजेस हो रहे हैं मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में, और वो कैसे हेल्प करेंगे मेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। क्योंकि अगर मैंने उन अपॉर्चुनिटीज को समझा और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी, मतलब बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी बनाई और उसे बेचना शुरू कर दिया। Environment provide numerous opportunities for business success. Early identification of opportunity help an enterprise to be first to exploit them instead of losing them to the competitors. बेटा होता क्या है बेसिकली ना, ये चैप्टर में समझाना क्या चाह रहा है, ये चैप्टर में ये समझाना चाह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहूंगा, उसके साथ जुड़ा रहूंगा, उसमें होते हुए चेंजेस पे हमेशा ध्यान रखूंगा, तो बेटा मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाऊंगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा, उनको समझ पाऊंगा। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहां पे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, वहां पे होने वाले बदलाव, वहां पे होने वाले चेंजेस को मुझे अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि जो भी रिसोर्सेज है मार्केट में मैं उनको यूज कर सकूं अपने कंपेटिटर से बेटर। ये ना हो कि मैं उन्हें लूज कर दूं, मेरे हाथ से चले जाए। जैसे देखो इसने क्या कहा, मारुति उद्योग become the first leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars in an environment of rising petroleum prices, जहां पे पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस, ओहो मुसीबत, एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, की मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी इंडिया में, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग थे इंडिया में जो बड़ी कार या महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर वो बड़ी कार या महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी कार खरीद ली। ओके सर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ओके बेटा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम कॉन्टिन्यूसली इतनी सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो हम एक काम करते हैं कि हम बाकी का लेक्चर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक बार बस मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, हमने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब पढ़ा। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार फटाफट से, जल्दी जल्दी। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस सम टोटल ऑफ, मेरे साथ बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या, थोड़ा तेज बोलो। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस sum total of all individuals or institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. Okay, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, चेंजेस जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हुए उसने मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको
कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट्स आते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, www.studykhazana.com। उसकी हेल्प से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।